एटॉमिक स्ट्रक्चर से भीतर ही आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेशन बाय कोलिजन, एक्साइटेशन बाय कोलिजन। अब ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है फास्ट मूविंग, और ये हाइड्रोजन एटम है रेस्ट पे, इसके साथ टकराता है। ये टकराता है तो टकराकर ऐसा हो सकता है कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को एल सेल में पहुंचा दे। क्या करे? के सेल के इलेक्ट्रॉन को एल सेल में पहुंचा दे, टक्कर से इतनी एनर्जी मिले। तो उसके लिए कंडीशन डिराइव करते हैं, नीचे वाले लेवल पे। ठीक, थैंक यू। इसके लिए एक कंडीशन डिसाइड करते हैं कि ध्यान से देखिए, कोलिजन एक केस, collision will be inelastic when loss in kinetic energy converted या loss in kinetic energy is used by electron in H atom to change its position, from K cell to L cell, K cell to L cell। पिछला पेज मैं दिखा दूं। Collision will be inelastic when loss in kinetic energy used by electron in H atom to change its position from K cell to L cell or from K to M or from K to N। ये आइडिया समझ में आ गया? कोलिजन इनएलास्टिक कब कहते हैं? जब एनर्जी लॉस हो। और यहां एनर्जी देंगे तो देंगे किसको आप? तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में बैठा है, यदि वो लेकर के के से एल सेल में चला जाए तो वो तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी से वो हम हटा लेंगे उसे, पोटेंशियल उसे कहेंगे नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ और वो इंटरनल एनर्जी, दो ब्लॉक टकराए, हीट जनरेट हुआ, तो वहां हम क्या कहते हैं? इनलास्टिक कोलिजन। दो ब्लॉक टकराए, एक का शेप डिफॉर्म हो गया, हाँ डिफॉर्म ही रह गया, तो हम कहते हैं इनलास्टिक कोलिजन था। ये इनलास्टिक कोलिजन होने के लिए हमने क्या देखा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या तो के एल के एनर्जी के बराबर हो, या के एम के एनर्जी के बराबर हो, या के एन के एनर्जी के बराबर हो। तो अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस देखिए, काइनेटिक एनर्जी लॉस यदि दिखते हैं हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर्ड लॉस इन काइनेटिक। कोलिजन में सी फ्रेम में जा करके देखते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस दिखता है, याद करिए कोलिजन में एनर्जी लॉस क्या होता था? ई लॉस का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस ई स्क्वायर। इन कोलिजन एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला था? हाफ म्यू यू रिलेटिव 1 माइनस ई स्क्वायर। यदि मैक्सिमम एनर्जी लॉस की बात करते थे, मैक्सिमम एनर्जी लॉस की बात करते थे,
तो वो क्या कर देते थे, ई का वैल्यू 1 कर देंगे तब तो इलास्टिक होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ई का वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो हो सकता है डेल्टा के लॉस या के लॉस, ये कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है हाफ m इंटू एम बाई एम प्लस एम इंटू जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और सामने वाला तो रुका दिख रहा है, स्क्वायर हो सकता है। और यहाँ इस बात पे गौर करिए, m बाई एम प्लस 1। मुझे ये बताइए यहाँ पर m बाई एम जो है वो तो बहुत छोटा होगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो हम क्या इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया? ये जो था मैक्सिमम लॉस, वो मैक्सिमम लॉस किसके बराबर हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का उसके बराबर आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो टकराने के लिए आ रहा था इलेक्ट्रॉन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप चाहते हैं कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, यदि हमें चाहिए कंडीशन, लॉस तो ये हो सकता है, ये है मैक्सिमम एनर्जी लॉस। और इनइलास्टिक कोलिजन कब होगा, जब ये एनर्जी के एल के डिफरेंस के बराबर हो या के एम के डिफरेंस के बराबर हो या के एन के डिफरेंस के बराबर हो। इनमें मिनिमम कौन था, के एल। कितना था, 10.2, 13.6, 3.4, 10.2। तो आप देखते हैं कि एनर्जी लॉस यदि हम चाहते हैं फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ये जो था हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, जो कि आ गया है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी इक्वल्स टू या इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल्टा ई, जो के और एल सेल के बीच में था, कम से कम के और एल सेल के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, ग्रेटर देन किससे हो, 13.6, 3.4 का जो डिफरेंस आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, 11, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। अदरवाइज कोलिजन विल बी इलास्टिक, विल बी इलास्टिक। अदरवाइज कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो ये पेज याद रखते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है टकराने के लिए और किसी एच एटम से जो कि रेस्ट पे है, तो कोलिजन इलास्टिक कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी जो हो इलेक्ट्रॉन का बड़ा हो या बराबर हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब देखिए इसी में दूसरा केस, ये इलेक्ट्रॉन के बदले आपने सोचा न्यूट्रॉन आ रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रेस्ट पे इससे टकराने, दोनों के मास एक जैसे होते हैं लगभग या अलग अलग, लगभग एक जैसे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि नेग्लिजिबल है न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन में क्या रहता है, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन भी रहता है, अरे तुम लोग बताओ यार, छोड़ो तुम लोग नहीं जानते हो। एम और एम दोनों के मास एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के मास एक जैसे हैं। अब यहाँ पर यदि मैं वही आइडिया यूज करूं, तो फॉर, ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन, ओ सॉरी, इन इलास्टिक कोलिजन, यहां पर भी जो होगा लॉस एनर्जी का हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, ये इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा हाफ m by 2 v नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10.2। यहां से हाफ, और इसको देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन,
ग्रेटर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन किससे ज्यादा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज्यादा होगा न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, आने वाले न्यूट्रॉन का, तो कोलिजन इलास्टिक होगा। हो सकता है, होगा ही तो नहीं कहेंगे, हो सकता है, और अदरवाइज इलास्टिक होगा, ये मान करके चलो, ठीक ना। तो क्या कहेंगे? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन is greater than 20.4 electrons, then collision may be elastic, sorry, inelastic, otherwise elastic, ठीक ना। 10.20.4 से यदि ज्यादा एनर्जी लेके आता है तो इनएलास्टिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी एच एटम का के सेल से एल सेल में चला जाए। अदरवाइज वो मास देखना ना, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन का एक ही जैसा रहता है। तो ये था आइडिया एक्साइटेशन बाय कोलिजन।